सौभाग्यवती स्त्री के लिए उस पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। वो उसी के लिए जीती और मारती है। उसका हंसना बोलना उसी के प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता है। उसका सोहाग जीवन है और सोहाग का उठ जाना उसके जीवन का अंत है। कमलाचरण की अकाल मृत्यु वृजरानी के लिए मृत्यु से कम न थी। उसके जीवन की आशाएं और उमंगें सब मिट्टी में मिल गईं। क्या क्या अभिलाषाएं थीं और क्या हो गया। प्रतिक्षण मृत कमलाचरण का चित्र उसके नेत्रों में भ्रमण करता रहता। यदि थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें झपक जाती तो उसका स्वरूप साक्षात नेत्रों के सम्मुख आ जाता। किसी किसी समय में भौतिक त्रय तापों को किसी विशेष व्यक्ति या कुटुंब से प्रेम सा हो जाता है। कमला का शोक शांत भी न हुआ था। बाबू श्यामाचरण की बारी आई। शाखा भेदन से वृक्ष को मुरझाया हुआ न देखकर इस बार दुर्देव ने मूल ही काट डाला। रामदीन पांडे बड़ा दम्भी मनुष्य था। जब तक डिप्टी साहब मजगांव में थे दबका बैठा रहा, परंतु ज्यों ही वे नगर को लौटे उसी दिन से उसने उल्पात करना आरंभ किया। सारा गांव का गांव उसका शत्रु था। जिस दृष्टि से मजगांव वालों ने होली के दिन उसे देखा, वह दृष्टि उसके हृदय में कांटे की भांति खटक रही थी। जिस मंडल में माजगांव स्थित था उसके थानेदार साहब एक बड़े घाघ और कुशल रिश्वती थे। सहस्रों की रकम पचा जाए पर डकार तक न लें। अभियोग बनाने और प्रमाण गढ़ने में ऐसे अभ्यस्त थे कि बात चलते मनुष्य को फांस ले और वह फिर किसी के छुड़ाए न छूटे। अधिकार वर्ग उस हथकंडों से विज्ञ था, पर उनकी चतुराई और कार्यदक्षता के आगे किसी का कुछ बस न चलता था। रामदीन थानेदार साहब से मिला और अपने हृदरोग की औषधि मांगी। उसके एक सप्ताह पश्चात मजगांव में डाका पड़ गया। एक महाजन नगर से आ रहा था। रात को नंबरदार के यहाँ ठहरा। डाकुओं ने उसे लौटकर घर न जाने दिया। प्रातःकाल थानेदार साहब तहकीकात करने आए और एक ही रस्सी में सारे गांव को बांधकर ले गए। दैवात मुकदमा बाबू श्यामाचरण की इजलास में पेश हुआ। उन्हें पहले से सारा कच्चा चिट्ठा विदित था और ये थानेदार साहब बहुत दिनों से उनकी आंखों पर चढ़े हुए थे। उन्होंने ऐसी बाल की खाल निकाली कि थानेदार साहब की पोल खुल गई। 6 मास तक अभियोग चला और धूम से चला। सरकारी वकीलों ने बड़े बड़े उपाय किए, परंतु घर के भेदी से क्या छिप सकता था। फल ये हुआ कि डिप्टी साहब ने सब अभियुक्तों को बेदाग छोड़ दिया और उसी दिन सायंकाल को थानेदार साहब मुअत्तल कर दिए गए। जब डिप्टी साहब फैसला सुनाकर लौटे, एक हितचिंतक कर्मचारी ने कहा, हुजूर, थानेदार साहब से सावधान रहिएगा। आज बहुत झल्लाया हुआ था। पहले भी 2-3 अफसरों को धोखा दे चुका है। आप पर अवश्य वार करेगा। डिप्टी साहब ने सुना और मुस्कुराकर उस मनुष्य को धन्यवाद दिया, परंतु अपनी रक्षा के लिए कोई विशेष यत्न न किया। उन्हें इसमें अपनी भीरुता जान पड़ती थी। राधा अहीर बड़ा अनुरोध करता रहा कि मैं आपके संग रहूंगा। काशी भर भी बहुत पीछे पड़ा रहा, परंतु उन्होंने किसी को संग न रखा। पहले ही की तरह अपना काम करते रहे। जालिम खां बात का धनी था। वह जीवन से हाथ धोकर बाबू श्यामाचरण के पीछे पड़ गया। एक दिन वे सैर करके शिवपुर से कुछ रात गए लौट रहे थे। पागलखाने के निकट कुछ फिटिन का घोड़ा बिदका गाड़ी रुक गई और पल भर में जालिम खां ने एक वृक्ष की आड़ से पिस्तौल चलाई। पड़ाके का शब्द हुआ और बाबू श्यामाचरण के वक्षस्थल से गोली पार हो गई। पागलखाने के सिपाही दौड़े। जालिम खां पकड़ लिया गया। साइस ने उसे भागने न दिया था। इस दुर्घटनाओं ने उसके स्वभाव और व्यवहार में अकस्मात बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया। बात बात पर विरजन से चिढ़ जाती और कटुक्तियों से उसे जलाती। उसे यह भ्रम हो गया कि ये सब आपत्तियां इसी बहू की लाई हुई है। यही अभागिन जब से घर आई, घर का सत्यानाश हो गया। इसका पौरा बहुत निकृष्ट है। कई बार उसने खुलकर विरजन से कह भी दिया कि तुम्हारे चिकने रूप ने मुझे ठग लिया। मैं क्या जानती थी कि तुम्हारे चरण ऐसे अशुभ हैं। विरजन ये बातें सुनती और कलेजा थामकर रह जाती। जब दिन ही बुरे आ गए तो भली बातें क्यों कर सुनने में आए। यह आठों पहर का ताप उसे दुख के आंसू भी न बहाने देता। आंसू तब निकलते हैं जब कोई हितैषी हाँ और दुख को सुने। ताने और व्यंग्य की अग्नि से आंसू जल जाते हैं। एक दिन विरजन का चित्त बैठे बैठे घर में ऐसा घबराया कि वह तनिक देर के लिए वाटिका में चली आई। आह, इस वाटिका में कैसे कैसे आनंद के दिन बीते थे। इसका एक एक पद मरने वाले के असीम प्रेम का स्मारक था। कभी वे दिन भी थे कि इन फूलों और पत्तियों को देखकर चित्त प्रफुल्लित होता था और सुरभित वायु चित्त को प्रमोदित कर देती थी। यही वह स्थल है जहां अनेक संध्याएं प्रेमालाप में व्यतीत हुई थीं। उस समय पुष्पों की कलियां अपने कोमल अधरों से उसका स्वागत करती थीं। पर शोक, आज उनके मस्तक झुके हुए और अधर बंद थे।
क्या ये वही स्थान न था जहाँ अलबेली मालिन फूलों के हार गूंथती थी? पर भोली मालिन को क्या मालूम था कि इसी स्थान पर उसे अपने नेत्रे से निकले हुए मोतियों को हार गूंथने पड़ेंगे। इन्हीं विचारों में विरजन की दृष्टि उस कुंज की ओर उठ गई जहां से एक बार कमलाचरण मुस्कुराता हुआ निकला था, मानो वह पत्तियों का हिलना और उसके वस्त्रे की झलक देख रही है। उससे मुख पर उसे समय मंद मंद मुस्कान सी प्रकट होती थी, जैसे गंगा में डूबते हुर्षर्य की पीली और मलिन किन्नी का प्रतिबिंब पड़ता है। अचानक प्रेमवती ने आकर कर्णकटु शब्दों में कहा, अब आपका सैर करने का शौक हुआ है। विरजन खड़ी हो गई और रोती हुई बोली, माता, जिसे नारायण ने कुचला उसे आप क्यों कुचलती हैं? निदान प्रेमवती का चित्त वहां से ऐसा उचाट हुआ कि 1 मास के भीतर सब सामान औने पौने बेचकर मजगांव चली गई। ब्रजरानी को संग न लिया। उसका मुख देखने से उसे घृणा हो गई थी। विरजन इस विस्तृत भवन में अकेली रह गई। माधवी के अतिरिक्त अब उसका कोई हितैषी न रहा। सुवामा को अपनी मुंहबोली बेटी की विपत्तियों का ऐसा ही शेख हुआ जितना अपनी बेटी का होता। कई दिन तक रोती रही और कई दिन बराबर उसे सजाने के लिए आती रही। जब विरजन अकेली रह गई तो सुवमा ने चाहा कि यह मेरे यहाँ उठ आए और सुख से रहे। स्वयं कई बार बुलाने गई, पर विरजन किसी प्रकार जाने को राजी न हुई। वो सोचती थी कि ससुर को संसार से सिधारे भी 3 मास भी नहीं हुए, इतनी जल्दी यह घर सूना हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि उनके मरते ही सास और बेहू लड़ मरी। यहाँ तक कि उसके इस हट से सुवामा का मन मोटा हो गया। मजगांव में प्रेमवती ने एक अंधेर मचा रखी थी। असामियों को कटु वजन कहती, कारिंदा के सिर पर जूती पटक दी, पटवारी को कोसा, राधा अहीर की गाय बलात् छीन ली। यहाँ की गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बाबू राधाचरण से शिकायत की। राधाचरण ने ये समाचार सुना तो विश्वास हो गया कि अवश्य इन दुर्घटनाओं ने अम्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इस समय किसी प्रकार इनका मन बहलाना चाहिए। सेफ्टी को लिखा कि तुम माताजी के पास चली जाओ और उनके संग कुछ दिन रहो। सेफ्टी की गोद में उन दिनों एक चांद सा बालक खेल रहा था और प्राणनाथ 2 मास की छुट्टी लेकर दरभंगा से आए थे। राजा साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए थे। ऐसे अवसर पर सेफ्टी कैसे आ सकती थी? तैयारियां करते करते महीनों गुजर गए। कभी बच्चा बीमार पड़ गया, कभी सास रुष्ट हो गई, कभी साइट न बनी। निदान 6ठे महीने उसे अवकाश मिला, वह भी बड़े विपत्तियों से। परंतु प्रेमवती पर उस आने का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वो उसके गले मिलकर रोई भी नहीं, उसके बच्चे की ओर आँख उठाकर भी न देखा। उस हृदय में अब ममता और प्रेम नाम मात्र को भी न रह गया। जैसे ईख से रस निकाल लेने पर केवल सीठी रह जाती है, उसकी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय से प्रेम निकल गया वह अस्थि चर्म का एक ढेर रह जाता है। देवी देवता का नाम मुख पर आते ही उसके तेवर बदल जाते थे। मझागांव में जन्माष्टमी हुई। लोगों ने ठाकुर जी का व्रत रख और चंदे से नाम कराने की तैयारियां करने लगे। परंतु प्रेमवती ने ठीक जन्म के अवसर पर अपने घर की मूर्ति खेत से फिकवा दी। एकादशी व्रत टूटा, देवताओं की पूजा छूटी। वह प्रेमवती अब प्रेमवती ही न थी। सेफ्टी ने जो त्यों करके यहाँ 2 महीने काटे। उसका चित्त बहुत घबराता। कोई सखी सहेली भी न थी जिसके संग बैठकर दिन काटती। विरजन ने तुलसा को अपनी सखी बना लिया था, परंतु सेफ्टी का स्वभाव सरल न था। ऐसी स्त्रियों से मेल जोल करने में वह अपनी मानहानि समझती थी। तुलसा बेचारी कई बार आई, परंतु जब दत्त की यह मन खोलकर नहीं मिलती तो आना जाना छोड़ दिया। 3 मास व्यतीत हो चुके थे। एक दिन सेफ्टी दिन चढ़े तक सोती रही। प्राणनाथ ने रात को बहुत रुलाया था। जब नींद उचटी तो क्या देखती है कि प्रेमवती उसके बच्चे को गोद में लिए चूम रही है। कभी आंखें से लगाती है, कभी छाती से चिपटाती है। सामने अंगीठी पर हलवा पक रहा है। बच्चा उसकी ओर उंगली से संकेत करके उछलता है कि कटोरे में जा बैठूं और गरम गरम हलवा चखूं। आज उसका मुखमंडल कमल की भांति खिला हुआ है। शायद उसकी तीव्र दृष्टि ने ये जान लिया है कि प्रेमवती के शुष्क हृदय में प्रेमी ने आज फिर से निवास किया है। सेफ्टी को विश्वास न हुआ। वह चारपाई पर पुलकित लोचनों से ताक रही थी, मानो स्वप्न देख रही थी। इतने में प्रेमवती प्यार से बोली, उठो बेटी, उठो, दिन बहुत चढ़ाया है। सेफ्टी के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें भर आई। आज बहुत दिनों के पश्चात माता के मुख से प्रेम में वचन सुने। झट उठ बैठी और माता के गले लिपटकर रोने लगी। प्रेमवती की खे से भी आंसू की झड़ी लग गई। सूखा वृक्ष हरा हुआ। जब दोनों के आंसू थमे तो प्रेमवती बोली, सित्तो, तुम्हें आज यह बातें अचरज प्रतीत होती है? हाँ बेटी, अचरज ही न। मैं कैसे रोऊं जब आंखों में आंसू ही रहे? प्यार कहाँ से लाऊं जब कलेजा सूखकर पत्थर हो गया? ये सब दिनों के फेर हैं।
औसू उनके साथ गए और कमला के साथ। आज न जाने ये 2 बूंद कहाँ से निकल आए। बेटी, मेरे सब अपराध क्षमा करना। ये कहते कहते उसकी आंखें झपकने लगी। सेवती घबरा गई। माता हो बिस्तर पर लेटा दिया और पग झलने लगी। उस दिन से प्रेमवती की ये दशा हो गई कि जब देखो रो रही है। बच्चे को एक क्षण लिए भी पास से दूर नहीं करती। महरियों से बोलती तो मुख से फूल झड़ते। फिर वही पहले की सुशील प्रेमवती हो गई। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस हृदय पर से एक पर्दा सा उठ गया है। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो प्रायः नदियां बर्फ से ढंक जाती है। उसमें बसने वाले जलचर बर्फ में पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। नौकाएं फंस जाती है और मंदगति रजतवन प्राण संजीवन जल स्रोत का स्वरूप कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यद्यपि बर्फ की चद्दर की ओट में वह मधुर निद्रा में अलसित पड़ा रहता था, तथापि जब गर्मी का साम्राज्य होता है तो बर्फ पिघल जाती है और रजतवन नदी अपनी बर्फ का चद्दर उठा लेती है। फिर मछलियां और जलजंतु आ बहते हैं, नौकाओं के पाल लहराने लगते हैं और तट पर मनुष्यों और पक्षियों का जमघट हो जाता है। परंतु प्रेमवती की यह दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही। ये चेतनता मानो मृत्यु का संदेश थी। इस चित्तोद्विग्नता ने उसे अब तक जीवन कारावास में रखा था, अन्यथा प्रेमवती जैसी कोमल हृदय स्त्री विपत्तियों के ऐसे झोंके कदापि न सह सकती। सेवती ने चारों ओर तार दिलवाए कि आकर माताजी को देख जाओ, पर कहीं से कोई न आया। प्राणनाथ को छुट्टी न मिली। विरजन बीमार थी, रहे राधाचरण। वह नैनीताल वायु परिवर्तन करने गए हुए थे। प्रेमवती को पुत्र ही को देखने की लालसा थी, पर जब उनका पत्र आ गया कि इस समय मैं नहीं आ सकता, तो उसने एक लंबी सांस लेकर आंखें मूंद ली और ऐसी सोई कि फिर उठना नसीब न हुआ।